नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 के पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार पैरालंपिक खेलों में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों और कोच को सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है, आपको बस अपना 100% देना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 31 अगस्त तक हरियाणा के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। अभी 1 से 5वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष के सभी सवालों का डटकर जवाब देंगे। मॉनसून सत्र को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन के नेता हमेशा तैयार रहते हैं। पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों का काफिला उनकी अगवानी करते हुए दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का यह पहला दौरा है, जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज ने कहा कि अपने छोटे छोटे बच्चे उनके खेल से प्रभावित होकर देश का रुख करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा है। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा के लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। नीरज के घर से लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़े पांडाल लगाए गए हैं, जहां पर 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया है। लोगों का कहना है कि गांव में यह दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। बहुचर्चित डिंगरहेड़ी गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ू के गांव डिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। चरखी दादरी के गांव मोड़ी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। गांव मोड़ी और आसपास के गांव के लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अमर शहीद के नारों से मोड़ी गांव गूंज उठा। शहीद के 2 बेटे भी हैं। सोनीपत के मुरथल गांव में राजकीय स्कूल और कॉलेज के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि स्कूल आने वाली बेटियों के लिए निकलने का रास्ता तक नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ताऊ देवीलाल में बेटियां दूर दराज से पढ़ने के लिए आती हैं। लोगों का कहना है कि गांव वाले और स्कूल कॉलेज प्रशासन हर किसी के सामने इसे लेकर गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें भी दूर हो सकें। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1,94,000 परिवारों को फ्री में राशन देने की योजना तैयार की है। बुधवार से योजना की शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो से राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग की माने तो योजना से जिले भर के करीब 8 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए पात्रों को राशन का वितरण सुबह 7 से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी डिपो होल्डर्स को राशन उपलब्ध करवा दिया गया है। योजना के तहत जिले भर के 1,94,000 परिवारों के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो गेहूं फ्री में दिया जाएगा। योजना का लाभ पात्रों को दिलाने के लिए सांसद, विधायक, नगर निगम के पार्षद और गांव के सरपंचों की मदद भी ली जाएगी। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर के विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की।
सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले की जांच शुरू कर दी है। गोलियों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ युवक कार में सवार होकर जगाधरी की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। कार रुकते ही 2-3 युवकों ने डंडों से हमला बोल दिया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैंबर्स में एक वकील ने खुद को गोली मार ली। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया है। बाजार में डिजिटल राखियां बेची जा रही हैं और राखी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर भाई बहन के प्यार से जुड़े गानों के वीडियो देखने और सुनने को मिलेंगे। साईं राखी निर्माता की ओर से ऐसी ही राखियां बाजार में उतारी गई हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत सी बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही और उनके लिए ये खास राखियां तैयार की गई। अंबाला छावनी में ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगा रहे ट्रक ड्राइवरों से उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला भी बढ़ाया। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार हो गई। देश में एक दिन में 438 लोगों को कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार है। उधर केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,582 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 142 लोगों की मौत हुई है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले हैं। एक दिन में 73 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी भी 467 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज, 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। और वहीं अब तक कुल 55 करोड़ 47 लाख 30 हजार वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर के लापरवाही देखने को मिली। बस अड्डे जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नोह के पुन्हाना में 74 गांव में 952 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द ही शिक्षा दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पुन्हाना में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए JBT और B.Ed पास शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम भी किया जाएगा। बच्चों को किताब, बैग और स्टेशनरी सामान भी सरकार दिलाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित और युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को ना बोलने देने के सरकार पर आरोप लगाए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गरीब, किसान और महंगाई को लेकर मुद्दे ना उठाने का दर्द बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एकमात्र विपक्षी सांसद होने के बावजूद भी उन्हें इन मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ यही कहा गया कि आप इन मुद्दों को छोड़कर बाकी किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं। अगर गरीब किसान के हित की बात संसद में नहीं उठा सकते तो वहां वे कहां पर इन मुद्दों को लेकर के बात करें। सरकार विपक्ष के मुद्दे पर जवाब ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा ना करवाए तो यह पूरी तरह से गलत है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया कि गठबंधन सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही यादव ने बताया कि पेंशन बढ़ाने के मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसे जल्द लागू किया जाएगा। मंत्री यादव ने कहा है कि उनके विभाग की ओर से 19 वर्गों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है और इन सभी योजनाओं के 95% कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जेजेपी ने सत्ता में आने से पहले बुढ़ापा और विधवा पेंशन 5100 रुपये किए जाने का वादा किया था। इसके बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, फिर दोनों की मिलीजुली सरकार बनी। अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की। निगम की बैठक में कमिश्नर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में 9 एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। इसमें सभी पार्षद मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्षदों ने भी 100 के करीब पॉइंट्स रखे हैं।
इस बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को शांत करवाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जो भी सदन की मर्यादा तोड़ेगा उसे सदन से बाहर किया जाएगा। ओलंपिक गेम्स में राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल जीताने वाले नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। इसे विश्वविख्यात आर्टिस्ट यूनुस खान और उनकी टीम ने बनाया। इस पेंटिंग का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पलवल के इंस्पेक्टर बलवान सिंह और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने रिबन काटकर किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर खापों की अगुवाई में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो गया। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर पहुंचे। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलन को मजबूत और तेज करने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि आंदोलन अब 36 बिरादरी का जन जन का आंदोलन बन चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर तीनों कानून रद्द करके किसानों की मांगों को पूरा करे। रवाना होने से पहले इकट्ठा हुए किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर पर एथलेटिक्स खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल किया गया है। खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 400 मीटर, 800, 1500 और 5000 मीटर के साथ ही 10 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया। इसके अलावा शॉर्टपुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और रिले दौड़ का भी आयोजन किया गया। खेल अधिकारी रामलोटन ने बताया कि पलवल में खिलाड़ियों के चयन के लिए विभिन्न खेलों के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से 27 से 29 अगस्त 2021 तक 20 खेलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। 11 अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो एक गांव के किसान के लिए भारी पड़ गया क्योंकि वो किसान इस यात्रा में शामिल हो गया था। ट्रैक्टर पर बैठे उस व्यक्ति के पास गांव के कुछ लोग पहुंचे। उसको तिरंगा यात्रा में भाग ना लेने के लिए मना करने लगे, लेकिन वहां पर ना जाने का कोई जवाब नहीं दे पाए। रैली से आने के बाद पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा है, उसे कहा गया कि उसके साथ ना कोई बात करेगा, ना किसी तरह का संपर्क रखेगा। लोगों से कहा गया कि सुरेश, लाला, रमेश और संदीप ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो उनसे और उनके परिवार से बातचीत करेगा, संपर्क रखेगा। समाज की ओर से फैसला किया गया कि दंपति से लेकर कंबाइन तक, दरांती और कंबाइन तक किसी भी कृषि औजार का प्रयोग नहीं करेगा। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने वाले पर 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। केस में फरीदाबाद के वकील संदीप छपराना और उसके 2 साथियों का नाम भी शामिल है। संदीप छपराना फरीदाबाद कोर्ट में वकील है। उसके साथी वकीलों ने कहा कि पुलिस ने संदीप पर झूठा केस दर्ज किया। मामले में पलवल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने कहा कि साथी वकील पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है, पुलिस उसे कैंसिल करे। सिरसा में शहीद मदनलाल धिंगड़ा के बलिदान दिवस के पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद मदनलाल धिंगड़ा की कुर्बानी को याद किया और श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोगों से शहीद मदनलाल धिंगड़ा अमर रहे के नारे भी लगाए गए। आबकारी नीतियों के खिलाफ शराब की दुकान चला रहे ठेकेदारों की वजह से छोटे ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेवाड़ी के अलग अलग शराब के ठेकों पर शराब बेचने के लिए लुभावनी स्कीम्स लोगों के लिए उपलब्ध है और इससे छोटे शराब के ठेकेदार परेशान हैं। वे सरकारी किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। छोटे ठेकेदारों ने बताया कि उन्हें आबकारी विभाग की अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला उनके संज्ञान में आया है। गोहाना के आदर्श नगर में किराने की एक दुकान में आग लग गई। इससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से उसे लाखों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा दमकल विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। दुकान मालिक ने बताया कि कई बार फोन करने के बाद भी दमकल की टीम वक्त पर नहीं पहुंची। इसके चलते भारी नुकसान हुआ। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पलवल के करमन में एक ही परिवार और मंदिर के पुजारी को नशीला पदार्थ सुंघा करके मंदिर और घर में चोरी की वारदात का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवकों ने दवाई के लिए गुलमोहर के पत्ते मांगे और पत्ते देने के बाद
बदमाशों ने घर में सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ सुंघा दिया, बेहोश कर दिया। इन बदमाशों ने मंदिर के पुजारी को बेहोश कर दिया और मंदिर से सोने चांदी की मूर्तियां चुरा ली। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पंचकुला के बरवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पति से कई दिनों से अनबन चल रही थी और घूमने जाने की जिद पर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया है कि रितु चौबे नाम की महिला ने पति से अनबन के चलते सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। भारतीय राजदूत समेत बाकी लोगों को लेकर के काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। विमान में करीब 120 लोगों को सुरक्षित लाया गया है। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह से 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही था। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है और वहां की बदहाली के लिए वे ही जिम्मेदार हैं और दुनिया को उनसे सवाल पूछने चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत जोखिम उठाया। वे अब अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अफगान सेना को हथियार और प्रशिक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बंदूकधारियों के मारे जाने के बाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की वापसी का ऑपरेशन फिर से बहाल हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ने के चलते इसे रोक दिया गया था। अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में अब सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर बैठक की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए अफगानिस्तान को फिर कभी आतंकवादी संगठनों के लिए एक मंच या सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। तो चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।